कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। रात का न जाने कौन सा पहर था। उसकी आंख अचानक खुली तो उसने बेड पर हाथ फेरा, मगर वसी और अरीस बेड दूर तक खाली था। हिना बेड पर नहीं थी, कमरे से भी गायब थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने वॉशरूम की तरफ देखा, मगर वहाँ अंधेरा था। वो बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। राहदारी में मलगे जैसा उजाला फैला हुआ था, जिसकी रोशनी में उसे लॉबी का खुला दरवाज़ा दिखाई दे रहा, और वहीं स्टैंड पर फोन स्टैंड के पास उसे जर्द कपड़ों में मलबूस हिना का सरापा दिखाई दिया। वो स्टैंड पर झुकी रिसीवर उठाकर कोड नंबर पुश कर रही थी, फिर सीधी होकर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लेने का इंतजार कर रही थी। शायद आनी, मैं हिना बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया था। इसकी मध्यम भीगी आवाज़ सन्नाटे के बाइस रोशाने को बआसानी सुनाई दे रही थी। आफी, वो अचानक से सकने लगी। आफाक, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। आप तो जानते हैं ना तमाम हालात, मगर नहीं, आप सिर्फ हालात जानते हैं, मेरी ज़हनी कैफियत से आप वाकिफ़ नहीं हैं। वो रोते हुए बोल रही थी। दूसरी तरफ से जाने क्या कहा गया। वो दिल गुफ्तगी से बोली, ये आपका ख्याल है, मगर मैं जानती हूँ मैं इस टेंशन से शायद ही निकल पाऊँ। आफी, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये शादी रुक जाए? और इसके बकाया अल्फाज इसके लबों के दरमियान ही फड़फड़ा कर रह गए। तलाल ने पीछे से आकर रिसीवर इसके हाथ से झपट लिया। दूसरे ही पल रिसीवर क्रैडल पर पटक कर उसे खूंखार नजरों से घूरा। तुम इस हद तक अहमक लड़की हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। What do you want? क्यों परेशान कर रही हो मुझे और लाली को? हिना, तुम। वो उसे शानों से पकड़कर गुस्से और बेबसी से देखने लगा, मगर वो उसके हाथ झटक कर नाराज बच्चे की तरह पीछे हटी। फिर रुख मोड़कर भराई हुई आवाज़ में बोली, आप मुझसे बात मत कीजिए। आप चीटर हैं, डिसऑनेस्ट हैं आप और लाली। आपने मुझे चीट किया है। पागल हो तुम? देखो इधर, देखो मेरी तरफ। उसने हिना का बाजू पकड़कर अपनी तरफ उसका चेहरा घुमाया, मगर वो इसी तरह रूठी रही। बेवकूफ़ लड़की, ये मोहब्बत है जो मुझे तुमसे है। मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत लाली से क्यों नहीं है आपको? वो तो बहन है आपकी। उसका घर क्यों नहीं बचाया आपने इस आग से जो आपकी और मेरी लगाई हुई है, जिसमें से अभी तक धुआं उठ रहा है? तलाल के हाथ की गिरफ्त इसके बाजू पर ढीली पड़ गई। उसने लब खींचे और एक तुर्श नज़रों से उसे देखा। नहीं तलाल नियाज़ी साहब, आप और मैं कमज़र्फ और झूठे हैं। हमें लाला रुख से कस्तन मोहब्बत नहीं है। अगर ज़रा भी मोहब्बत होती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। मैं तो चलो औरत हूँ, बेबस और लाचार हूँ। जिस तरह आज मेरे हाथ बंधे हैं, मेरी ज़ात के साथ मंसूब हर फैसले का हक बड़ों को है, इसी तरह पहले भी मैं ऐसी ही बेबस थी। मगर आप तो चाचू बड़े आज़ाद और खुद मुख्तार थे और हैं। यहाँ आपने मेरे साथ ज़्यादती कर दी, सारा जुर्म सिर्फ अपने खाते में डाल लिया। आपका क्या ख्याल है मुझे आफाक अहमद के साथ विदा करके आप मुझे इस एहसास जुर्म की दहकती आग से बाहर निकाल लेंगे और खुद अपने इर्द गिर्द ये फसील बनाकर अंदर महसूर होकर लाली से मोहब्बत का हक निभाते रहेंगे, इस एहसास का अजाला कर लेंगे इस तरह? हिना, तलाल का हाथ पूरी क़ुव्वत से उठा और इसके रुख़सार पर निशान छोड़ गया। वो इस हमले के लिए कतन तैयार न थी। लुढ़खड़ाकर सोफे पर जा गिरी, मगर संभल कर कितनी ही देर जख्मी नज़रों से इसकी तरफ देखती रही। फिर यकदम दोनों हाथों में चेहरा ढांप कर सिसकने लगी। आप क्यों नहीं कर लेते शादी? ये तो लाली की तमन्ना है, उसकी खुशी है। मुझे इस जहन्नुम में धकेल रहे हैं और खुद। वो होंठ दबाए उसे गुस्से और एहसास बेबसी के साथ देखता रहा। फिर मुतसफ़ाना से सांस भर कर उसकी तरफ आया और नरमी से उसके बाजू थाम कर उसे खड़ा किया। जाओ, कमरे में जाओ और सोने की कोशिश करो। मैं आफाक से बात करता हूँ, वही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेगा। वो उसे बज़ाहिर नरमी से पकड़े था, मगर उसकी नरमी में बेहद सख्ती और दुरुस्तगी थी। वो ना चाहने के बावजूद इसकी गिरफ्त में किसी लचकती शाख की मानंद खींचती चली जा रही थी। रोशाना जैसे किसी ख्वाब से चौंकी थी, मगर तब तक तलाल वहां आ चुका था।
वो खफीफ सा होकर पीछे हटी और पलटने लगी कि उसने पुकारा, रोशाना प्लीज इसे अंदर ले जाइए और पानी पिलाइए। उसका लहजा बेहद स्पॉट था। वो इसी दुरुस्त अंदाज में उसने हिना को उसकी तरफ धकेल दिया और खुद फोन स्टैंड की तरफ बढ़ गया। हिना की दिल गिरफ्ता हालत रोशाना के दिल पर जख्म बन कर लगी। वो उसे बेड पर लिटाकर इसके लिए ठंडा पानी लेने को दौड़ी। वो चुपचाप छत को तकती रही। इसकी आंखों के किनारों से पानी धीरे धीरे बहता तकिए में जज्ब हो रहा था। खुर्रम, आदिल और साकिब ने लॉबी में एक हंगामा मचा रखा था। आदिल ताल लगा रहा था जबकि साकिब ने दर्फ संभाल रखा था और लाली का बेटा हमजा स्टिक उठाकर ढोल पर थाप लगा रहा था जो खुर्रम के हाथ में था। ए है लड़को, खुदा के लिए ये ठकाठक बंद करो, कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। तब कहाँ मरकब गए, कोई सुनने वाला भी नहीं है। आमना बेगम बुलाई बुलाई सी तख्त पर आकर बैठी और सर पकड़ लिया। सब यहीं पर हैं खालाजान, कोई फौत नहीं हुआ, कम से कम आज के दिन फौत होने का मूड भी नहीं है। खुर्रम ने ढोल एक तरफ लड़खाया और उनकी तरफ चला आया। ए खुदा ना करे जो कोई मरे। मैं तो यूं ही बक रही थी। ये तुम्हारे अब्बा और चाचा किधर हैं? नाश्ते के बाद से गायब हुए तो अब तक नजर नहीं आए। 100 काम पड़े हैं। उधर तुम्हारी दादी बेचारी रो पीट कर चुप हो गई हैं। तो ये शोभा आपने संभाल लिया। आदल ने दफ जोर से इनके कान के पास जाकर बजाया तो उन्होंने नागवारी से इसे देखा और पूछा, किस चीज का शोभा? रोने पीटने का, मेरा मतलब है उन्हें ढूंढने का। ये कहकर वो हंस दिया, फिर जल्दी से गर्दन खम करते हुए बोला, आप नाहक ख्वार हो रही हैं। मुझसे कह देती, मैं अभी चिराग रगड़ता और वो दोनों हाजिर हो जाते। हद अदब लड़के, खुर्रम ने उसे आंखें दिखाई और दफ उसके हाथ से छीन कर इसके सर पर बजा दी। मेरे वालिद मोहतरम और अपने वालिद बुजुर्गवार को तुमने जिन बनाकर हमारी शहरियत को मशकूक कर दिया है। तुम लोगों से तो बात करना बेकार है। आमना बेगम झंझला कर वहां से चल दी जबकि वो तीनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ पारकर हंसने लगे। इधर चाय के लिए फ्रिज से दूध का पॉट उठाती पलवशा इनकी शरारतों पर महफूज होकर हंस रही थी। ये आप किस खुशी में मोती बिखेर रही हैं? खुर्रम इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं तो नहीं हंस रही। वो सटपटाकर पलटी। खुर्रम ने बेसाख्ता तबस्सुम खैर मुस्कुराहट से उसे देखा। तुम मोती का मतलब समझती हैं आप? वैसे हंस नहीं रही थी तो क्या रो रही थी? फिर एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, अगर रोना ऐसा है तो फिर हंसना कैसा होगा? बंदा बशर हूँ, ऐसे ही अटैक तो मत करो। ऐसा ना हो यहीं तुम्हारे कदमों में खट से गिरूं और पट से मर जाऊं। पलवशा झीप कर जल्दी से फ्रिज बंद करके किचन में गलाब से घुस गई। तुम्हें बड़ी शरारतें सूझ रही हैं। ये तुम जब देखो इस बेचारी के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? हुस्ना आपा ने कफ गिर इसकी कमर पर जमाया तो वो तड़प कर पलटा। इसने तुम्हारा कौन सा उधार खा लिया? चलो निकलो यहाँ से और चलते फिरते नजर आओ। भूख लग रही है आपा, ईमान से। उसने किचन के दरवाजे से हटकर इन्हें अंदर जाने का रास्ता देते हुए निहायत मस्कीन सी सूरत बनाई। हाँ भूख, अभी नाश्ता किए घंटा भर नहीं हुआ और तुम्हें भूख सताने लगी? तो किस काफर ने किया है नाश्ता? नाश्ते के नाम पर एक काली पीली चाय और 2 टोस्ट ही तो थे। इसे नाश्ता हरगिज नहीं कहते। हुस्ना आपा ने उसे घूरा, फिर बेसाख्ता हंस पड़ी और पलवशा से मुखातिब हुई, विश इस लड़के को नाश्ता दे दो वरना ये जान को आ जाएगा हमारी। आपकी तो खैर नहीं, वो हल्के से बुड़बुड़ाया, मगर हुस्ना आपा के पलटने पर जल्दी से सर घुजाता हुआ पलट गया। एक कप चाय का मिल जाएगा? हुस्ना तलाल डाइनिंग रूम में आया, फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठ गया। क्या हुआ सर्जन साहब? खुर्रम भी उसके मुकाबिल कुर्सी खींच कर बैठा। सुरमई रंग के सलवट ज़रा शलवार सूट में वो खासा ढीले अंदाज में कुर्सी पर बैठा था और गर्दन की पुष्ट पर ढीली छोड़ी हुई थी। परेशान बाल, आंसू आंख में उतरी हुई सूरत। नसीबे दुश्मन ऐसे में आए हो कहाँ होकर। खुर्रम की जुबान पर खारिश न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। जवाबन उसकी नागवार नजरों का सामना करना पड़ा। कुछ गलत कह दिया है? वो सरासर घबराने की एक्टिंग करता हुआ जरा सा पीछे हुआ। दरअसल सुबह ऐसी उतरी हुई सूरत देखकर ऐसे ही शेर जुबान पर आते हैं। अगर तबाह नाजुक पर गिरा गुजरा है तो कोई और फुड़कता हुआ शेर अर्ज करूं? उसने बाकायदा
आस्तीन फोल्ड करके गला खंखारा। नजर के सामने हुस्न बहार रहने दे, जमाल दीद को परवरदिगार रहने दे। सवाल शौक का कोई जवाब हो के ना हो, हमारे दिल में उम्मीद बहार रहने दे। मजीद भी एक शर्त अर्ज है, गरम शुआर न थे मोतबर न ठहरे। खुदा के लिए खुरम, सुबह ही सुबह ये शेरी नशीद जमा कर तुम हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हुस्न आपा ने जल्दी से उसे टोका, फिर हंसते हुए बोली, कितने मजमुए घोल कर पी लिए हैं तुमने। ये कोर्स की किताबों से ज्यादा इन किताबों पर मेहनत करता है। तलाल तंज से हंसा तो उसने एक ठंडी सांस भरी और फिर उनकी तरफ पुरमलाल अंदाज में देखा। बड़े अफसोस की बात है, एक बाज़ौक़ बंदे की ऐसी हौसला शिकनी की जा रही है। तलाल, तुम इसे कोई ऐसा इंजेक्शन क्यों नहीं लगा देते कि ये सुधर जाए। हुस्ना ने उसे मजीद छेड़ा तो वो कराह कर रह गया। काश के ऐसा कोई इंजेक्शन मेरे नॉलेज में होता। तलाल ने एक ठंडी सांस भरी, जैसे उसे वाकई बड़ा अफसोस हो रहा था कि वो ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकता। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। खुरम ने खासी नाराज नजरों से हुस्ना आपा को देखा। बड़े दुख की बात है, एक अच्छे खासे शख्स को बज़ौक़ बनाने पर तुले हुए हैं आप लोग। ज़रा गौर कीजिए, इस खुश्क और बोर ख़ानदान में मैं ही वाहिद तरोताज़ा और खिलखिलाता फूल हूँ, जिससे फ़िज़ा रंगीन है, हवा मुअत्तर और माहौल हसीन है। मेरा ख्याल है तुम अपनी बाज़ौक़े के साथ ही जिंदा रहो, मगर हमारा दिमाग मत खाओ। तलाल ने चाय का कप दोबारा होंठों से लगाते हुए सख्त आजिज़ आते हुए कहा। इसके सर में इतना दर्द था कि उसे खुरम की बातें नागवार गुजर रही थी। हालांकि कोई और वक्त होता तो वो यकीनन महफूज होता, मगर इस वक्त उसे अपने जहन की तनाबें कसे हुए तारों की मानिंद महसूस हो रही थी। ये क्या, अभी तक नाश्ता ही चल रहा है। लाला रुख इस तरफ आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठे खुरम को देखकर मुस्कुराहट दबाकर मसनूई खफगी का तासुर दिया। तुम सारा दिन नाश्ता ही करते रहोगे। उसने हाथों में उठाए हुए देवरात के मखमली डब्बे एक किनारे वाले सोफे पर रख दिए। इसी रफ्तार से नाश्ता करते रहे तो तोंद निकल आएगी, फिर सर पकड़े बैठे रहना, कोई लड़की नहीं मिलेगी। इसकी बात पर पलवशा और हुस्ना आपा की हंसी बेसाख्ता एक दूसरे से हम आहंग होकर गूंजी। खुरम ने जुलबलाकर पलटकर पलवशा को घूरा तो वो उबले हुए अंडे में काली मिर्चें छिड़कते हुए जल्दी से मस्कीन सी सूरत बनाकर सर झुका गई। जैसे यहाँ तो जिनकी शादियां हुई हैं वो अपालो हैं, और बीवियां तो ऐसे ऐसों को मिल जाती हैं कि आपके मुताबिक इन्हें लड़की तो क्या भैंस भी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसकी बात पर सब अपनी बेसाख्ता हंसी को ना रोक सके। लाला रुख ने इसके कंधे पर एक हाथ जमाया और कुर्सी खींच कर बैठ गई। इसी दम रोशाना नाश्ते के लवाजमात से भरी ट्रे उठाए वापस चली आई और ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली, लाली, हिना नाश्ता नहीं कर रही, अब आप ही उसे समझाइए। उसका लहजा उदास था। लाला रुख मग में चाय भरती हुई ठटकी, नाश्ता नहीं करेगी तो क्या भूखी रहेगी। कुछ नहीं होता, भूखा रहने का शौक है तो रहने दो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है उसके पास। तलाल के तुर्श आवाज ने कुर्सी धकेल कर उठती लाला रुख को जकड़ लिया। उसने बड़े ही मुजमहिल अंदाज में तलाल पर निगाह डाली और लब दांतों में दबाकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। रोशाना को तलाल का ये हुक्म सख्त बुरा लगा। उसने बरहमी के तासुरात के साथ उसे देखा। एक वक्त के फाक़े से कोई मरता है और ना बीमार होता है। वो कहते हुए इसकी निगाहों की तपिश महसूस करके गैर महसूस अंदाज पर चौंका, फिर अब्रू उठाकर दाएं तरफ देखा। निगाहों के तसादुम पर वो पलकों का जाल गिरा गई और लाला रुख के कांधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप फिर भी कोशिश तो कर लीजिए, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। वो पलके उठाकर काट भरे लहजे में बोली, अब इंसानों को हर वक्त मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही से तो नहीं देखा जा सकता ना। तलाल के असाब पर इसका तंज बेहद नागवार गुजरा, ताहम वो बोला, फिर भी कुछ नहीं। दरअसल उसे हम सबसे जुदा होने का गम है। उसने जुदाई का असर दिल पर कुछ ज़्यादा ही ले लिया है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाकर खिला देती हूँ। लाला रुख अपने कंधे पर रखे इसके सुबुक गोदास हाथों को थपकते हुए आहिस्तगी से बोली, आफाक कोई अजनबी या गैर नहीं है, वो मेरा बहुत प्यारा चचादाद है। तलाल की तरफ देखने से गुरेज करती वो कुर्सी से उठी।
रोशाना ने देखा तलाल के खूबसूरत चेहरे के नक्कूश में एक खिंचाव था। वो उसे खासा सफाक और जालिम किस्म का शख्स महसूस हुआ। रात का मंजर उसके जहन पर पूरी तरह तरोताज़ा था। किस बेदर्दी से इसने हिना को थप्पड़ जड़ा था। उसे लगा था ये थप्पड़ हिना को नहीं, इसके दिल पर पड़ा हो। हिना के आंसू, इसकी सिसकियां अभी तक इसके दिल पर नक्श थीं। उसकी जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया, जबकि वो लाला रुख के साथ डाइनिंग रूम से बाहर आ गई, जिससे मुल्हका कमरे से आमना बेगम ने उसे पुकारा। वो दोनों उसी तरफ चली आईं जहां सादिया फुप्पो और राफिया बेगम जेवरात के डब्बे खोले बैठी थीं। ये देखो सादिया, कैसा प्यारा सेट है ये, याद है ना तुम्हें? तुम्हारे अब्बा ने रंगून से मंगवाया था। आमना बेगम ने एक जड़ाव सेट उठाकर सादिया फुप्पो को दिखाया, फिर उसे रोशाना की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे तुम आज बारात के वक्त पहनना। इसकी झुमकियां बहुत ही खूबसूरत हैं, तुम पर सजेंगी। क्या मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूंगी ऐसे दादी, इतना भारी सेट है। वो घबरा कर जल्दी से बोली। इतने भारी जड़ाव सेट को देखकर ही उसे वहशत होने लगी थी। देखो राफिया, कैसी नाशुक्री नस्ल निकली है मेरी औलाद में से। इसके यूं इनकार पर आमना बेगम ने मुतसफ़ाना सांस भरी और फिर उसे नाराज नजरों से देखा। तुम नहीं पहनोगी तो क्या इस बुढ़ापे में मैं अपनी इस लटकी हुई गर्दन में सेर भर के जेवरात लटकाऊंगी? तो आप कौन सा बूढ़ी हो गई हैं नानी जान? खुरम चाय का मग लिए इधर ही चला आया। आपसे बड़ी बड़ी फिल्मी अदाकाराएं होती हैं, मेरा मतलब है हीरोइनें। आप भी उन्हीं की तरह फेस पेस्टिंग करा लें। तुम तो चुपके ही बैठे रहो। सादिया फूफो ने उसे आंखें दिखाई। मैं नानी जान को इस एहसास कमती से बाहर निकाल रहा हूँ। वो जल्दी से बोला। रोशाना की तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाली। कुछ गलत कहा क्या? नहीं, तुम गलत कब कहते हो? एक तुम और एक ये मेरी पोती, बिल्कुल दुरुस्त हो। गलत सारे हम हैं। आमना बेगम को रोशाना का इनकार कुछ ज़्यादा ही खफा कर गया था। रोशी, बहुत ही बुरी बात है। कितने चाव से तुम्हारी दादी तुम्हें ये पहनाना चाह रही हैं, पहनकर दिखा दो, शाबाश। रफिया बेगम ने उसे टोका तो वो मारे बंधे इनके हाथ से सेट लेकर पहनने लगी। इसके बाबा ने तो इसको सिर्फ मुंडो जैसे शौक भर दिए हैं। इसका ओढ़ना किताबें और मुआ वो कंप्यूटर मशीन है। खाला जान, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सारे शौक तो अब लड़कियों के भी हैं। फिर आपकी रोशी तो अलिफ से ये तक लड़की है, भरपूर लड़की। लाला रुख ने इसके सरापे पर तौसीफी निगाह डालकर कहा। लड़कों के ऐसे बाल भला कब होते हैं, रेशम के लच्छों जैसे? इसने इसकी चोटी पकड़ कर लहराई। होते हैं मोहतरम खातून, अब तो होते ही हैं। खुरम जल्दी से बोला। अगर हम लड़के इतनी जान फिशानी से बाल बढ़ाना शुरू कर दें तो आप देखती रह जाएंगी, बल्कि उंगश्त बंदा हो जाएंगी। ऐसे वैसे सारे बालों को मात कर देंगे हम। तो फिर इंतजार किस बात का है, शुरू हो जाओ। लाला रुख ने उसे घूरते हुए कहा। बस आप औरतों पर रहम आ जाता है। जो थोड़ा बहुत भरम है बालों से, कहीं वो भी चला ना जाए। बहुत ही बढ़ बढ़ कर बोलने लगे हो तुम। सादिया फूफो ने पैर से चप्पल उतारी तो वो वहां से भाग गया। रोशाना की शफाफ गर्दन पर सुनहरी सफेद और लाल रगों वाला सेट जगमग जगमग करने लगा। पता नहीं इसकी गर्दन इस सेट की वजह से झिलमिला रही थी या वो सेट उसकी गर्दन से झिलमिला गया था। इसने झुमकियां कानों में डाली तो सादे से चेहरे पर ऐसा हुस्न बिखर आया कि सादिया फूफो बेसाख्ता माशाल्लाह पढ़कर रह गई। मुझे बहुत भारी लग रहा है फूफो। उसने रहम तलब नजरों से उनकी तरफ देखा। कोई भारी वारी नहीं है, देखो कैसा जच रहा है, लगता है बना ही तुम्हारे लिए है। उन्होंने अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई। ये देखो, पूरी आ रही है तुम्हारी उंगली में। जाओ जाकर देखो आईना जरा। मैं कह देती हूँ, मैं रात को ये हरगिज नहीं पहनूंगी। वो रूठी रूठी सी उठी और कमरे से निकल आई, मगर तलाल को देखकर ठठक गई। वो तेजी से एक कदम पीछे हट गया था, वगरना तसादुम जरूर होता। उसकी निगाहें इस पर उठी और कुछ देर इसी राबे पर रह गईं। ऐसा भी नहीं था कि उसने हुसन नहीं देखा था, या वो रोशाना असद हसन का कोई अछूता जिंदा मुजस्मा लग रही थी, मगर इसके चेहरे की मुलायमियत और जेवरात का सुनहरापन गड़मड़ होकर एक अजीब सा निखार उसके चेहरे को बख्श रहे थे। इसके सादा से रूप में ये झिलमिलाता रंग बहुत असर अंगेज साबित हुआ था, मगर शायद वो खुद बेखबर थी इस बादल की तरह जो किसी जमीन पर कहाँ कहाँ बरसता है, उसे सैराब करता है, मगर उसे खुद खबर नहीं होती। उसकी अचानक मौजूदगी ने उसे सटपटा दिया। इसने कांधे पर से दुपट्टा खींचकर बड़ी सराहत से सर पर डाला कि इसने कानों में हलकोरे लेती झुमकियां तकरीबन छुप गईं।
یہ اس کا بالکل بے اختیارانہ فعال تھا جسے حیا سے تعبیر کیا جانا چاہیے تھا۔ یوں بھی حسن وہی دیرپا اور اثر انگیز ہوتا ہے جس میں حیا کی آمیزش ہو۔ ایک ہلکی سی روشنی کا جھماکا سا ہوا جو براہ راست طلحہ کو متوجہ کر گیا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ اپنی اس بے اختیاری پر اس نے جلد ہی قابو پایا اور نظروں کا زاویہ بدل کر ایک طرف ہو گیا تو وہ کسی سبک خرام جھونکے کی مانند وہاں سے گزر گئی، جبکہ وہ ایک ہلکی سی سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ تمہیں فرصت نہیں ملتی 2 گھڑی بوڑھی خالہ کے پاس ہی بیٹھ جاؤ، اسے دیکھتے ہی آمنہ بیگم شکوہ زبان پر لے آئیں تو وہ مسکرایا۔ آپ کا شکوہ سر آنکھوں پر خالہ جان، بس کیا کروں، وقت ہاتھ میں بچتا ہی نہیں، لگتا ہے گھنٹے لمحوں کی طرح گزرنے لگے ہیں۔ وقت کا کیا ہے، اس کا کام تو گزرنا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تو کہتی ہوں ان گزرتے لمحوں کو پکڑ لو، اپنے لیے چند لمحے لے لو، یہ کیسی دھوپ بھری زندگی گزار رہے ہو تم۔ اب ہوش کے ناخن لو طلال۔ وہ موقع مناسب دیکھ کر اسے گھیرنے لگی، مگر وہ پہلو بچا گیا اور بڑی اور گاڑی کی چابی ہلاتے ہوئے ہنس دیا۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں خالہ جان، مزہ تو جب ہے آپ لوگ دوسروں کے لیے جئیں۔ وہ قطعی غیر سنجیدہ تھا اور بات ہنسی میں اڑانے کی صحیح کر رہا تھا، مگر لالا رخ کو اپنے دل پر ضرب سی لگتی محسوس ہوئی۔ اس نے کچھ شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، شادی بھی دوسروں کے لیے ہی جینے کا نام ہو سکتی ہے اگر ایمانداری کے ساتھ نبھائی جائے۔ اس نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا، وہ اس کی ہنسی ہونٹوں کے درمیان سکڑ کر رہ گئی۔ ہاں، اگر ایمانداری کے ساتھ نبھائی جائے تب۔ اس نے ایک ہلکی سی سانس بھر کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے الفاظ پر زور دیا تو لالا رخ اسے فہمائشی انداز میں دیکھ کر رہ گئی۔ خیر، آپ لوگ اپنی مصروفیات جاری رکھیے، میں دراصل یہ کہنے آیا تھا، میں ہوٹل میں اپنے ایک دوست کو ریسیو کرنے جا رہا ہوں، وہ لندن سے آیا ہوا ہے، اس نے رافع بیگم سے کہا۔ پھر ریسٹ واچ پر نظر پھینکتے ہوئے لالا رخ سے بولا، لالی پلیز میرا کمرہ اچھی طرح سیٹ کر دو، وہ یہیں کچھ دن قیام کرے گا۔ کون ہے ایسا مہمان بھائی؟ وہ قدرے تعجب سے بولی، تب وہ ہلکے سے مسکرا دیا، مصطفیٰ خان، وہی تیفی جو 7 سال سے انگلینڈ جا کر بس گیا تھا، وہی آیا ہوا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے چہرے کے داغیوں میں نرماہٹ اتر آئی، آنکھیں اس دیے کی مانند روشن ہو گئی جس میں کسی نے بہت سا تیل ڈال دیا ہو۔ پلیز لالی، بہت اچھا سیٹ کرنا۔ وہ اسے تاکید کرتا باہر نکل گیا، جبکہ لالا رخ کچھ دیر حیران کھڑی رہی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک سرمئی آنکھوں والا زندہ دل، ہسمکھ، خوشگوار، خوش گفتار، خوش بیان شخص زندہ ہو گیا۔ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے، جو ڈوبنا ہے تو اتنے سکون سے ڈوبو کہ آس پاس کی لہروں کو بھی پتہ نہ لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ گیتوں اور غزلوں کا خوبصورت کلیکشن بھی یاد آ گیا اور اس کا طلال کے کمرے کی دیوار پر لکھا وہ قطعہ بھی ذہن پر چھا گیا۔ کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی سالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ طلال کے سارے دوست پڑھائی کے نام پر ہلڑ بازی مچا کر جاتے تو کمرے کی حالت دار اسے رلا دیتی، اور دیوار پہ لکھے اس قطعہ پر تو اسے بھر بھر کے رونا آیا تھا۔ جانے کس روشنائی سے لکھ کر گیا تھا اس کا دوست مصطفیٰ خان۔ وہ سارے ٹپس آزما چکی تھی مگر وہ اسے مٹا نہ سکی۔ میدان سے آنے والا اس کا دوست مصطفیٰ خان یہاں ہاسٹل میں رہتا تھا، مگر ہر ویکینڈ طلال اسے اپنے ساتھ لے آتا۔ گئے دنوں کا چراغ لے کر کہاں سے آیا، کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ پھر اس نے سنا وہ میڈیکل کا فائنل کر کے میدان واپس چلا گیا۔ پھر لندن کئی دن وہ دانستہ غرب شعوری طور پر اس کی آہٹیں محسوس کرتی رہی۔ طلال کا کمرہ اب ایک ترتیب سے ملتا مگر ایک بے ترتیبی اس کے اندر اتر جاتی۔ وہ ہنس پڑتی اور سر جھٹک کر خس کم جہاں پاک کہہ کر بے ترتیب چیزوں کو پھر ترتیب دینے لگتی۔ آج 7 سال کے عرصے کے بعد اس کی آمد کا سنا اور طلال کے چہرے پر بکھری خوشی دیکھ کر اسے عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ ایک عرصے کے بعد اس نے اس کے سرد اور بے مہر چہرے پر وہی رمق دیکھی
जिसे जिंदगी कहते हैं। वो इसके कमरे की सेटिंग करके थकी हारी बाहर निकली तो हिना की तरफ गई। लड़कियां सब लिविंग रूम में जमा थीं, गीले बालों को सुखा रही थी और अपनी अपनी मेहंदी पर तबसरे भी कर रही थी। वो हिना के कमरे में चली आई। वो नहाकर बाथरूम से निकली थी, तौलिया इसके कांधों पर पड़ा था। गीले बालों को वो झटक कर बालकोनी की तरफ गई और तौलिया वहां डालकर कुर्सी पर बैठकर बाल सुलझाने लगी। उसने नाला रुख को अंदर दाखिल होते और अपनी तरफ घूरते पाकर भी बेनियादी दिखाने की कोशिश की। मैं बेहद थक गई हूँ हनी, अब सताना मत, चुपचाप कहना मान लो। वो निढाल से इसके करीब कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने मगमूम पलकें ऊपर उठाई और फिर हंस दी। आपकी ये थकन हमारी दी हुई तो है, दुख इसी बात का है। इस थकन को शेयर भी नहीं कर सकते, इसका अदाला भी नहीं कर सकते। जब जानती हो ये थकन शेयर होने वाली नहीं है, इसकी तलाफी मुमकिन नहीं है, फिर ये हुड़का क्यों मचा रखा है? इससे क्या हासिल होगा तुम्हें, सिवाय इसके कि खुद भी परेशान रहोगी और हमें भी रखोगी। लाला रुख ने उसकी तरफ रुख किया। लाली की स्याह आंखों में उदासी और थकन के बावजूद इसके लिए नरमाहट थी, मोहब्बत थी, प्यार भरी लर्जिश थी। ये आप हर वक्त फायदा और नुकसान का अंदाजा लगाने क्यों बैठ जाती हैं? बेशक कुछ दुख शेयर नहीं हो सकते, मगर बावजूद इसके इस अदियत में शरीक होना और बस शरीक रहना अच्छा लगता है। आप लोग मुझसे ये मेरी छोटी सी आसूदगी भी छीन लेना चाहते हैं। ये आसूदगी नहीं है, खुद फरेबी है, जिसमें कोई भी उम्र भर नहीं रह सकता। चलो बहस मत करो। उसने मलामियत से इसका हाथ पकड़ कर सहलाया, फिर कमरे में दाखिल होती नादिश से कहा, नाजो जाओ इसके लिए खाना ले आओ। बहस मैं भी नहीं करना चाहती, बस मुझे भूख नहीं है। वो कुर्सी से उठने लगी तो लाला रुख ने उसे पकड़कर दोबारा पटक लिया। तुम चाहती हो मैं आफी को फोन करके यहाँ बुलाऊं? क्यों, आप उन्हें क्यों बुलाएंगी? वो बुरी तरह तनक कर बोली। लाला रुख बेसाख्ता मुस्कुराहट को न रोक सकी ताकि तुम्हें निवाले बना बना कर खिलाए। लाली प्लीज, वो रुहासी हो गई। बेशक वो इस शादी पर उदास और दिल गुरफ्ता थी, मगर जिससे मंसूब होने जा रही थी इससे खफा भी नहीं थी। वो इसके दिल की धड़कनों में बसता था। उसका नाम, उसका जिक्र एक शर्मीला एहसास पैदा करता था, मगर इस वक्त शर्म से ज्यादा वो मलूल होने लगी। उसका जहन दिल खुश ख्वाब बुनने के बजाय उदासी के जंगल में भटक रहा था। एहसास नदामत, एहसास जुर्म के वहशतनाक सहरा में चकरा रहा था। नादिर जरा आफी को फोन तो करना, उसे कहना लाला रुख ने तुम्हें 10 मिनट के लिए। लाला रुख कुर्सी से उठते हुए अंदर आती नादिर से खाने की ट्रे लेते हुए बोली तो हिना के हाथ पैर फूल गए। वो हवास बाख्ता हो गई। लाली प्लीज आप, उसने तेजाजी नजरों से लाला रुख को देखा, फिर बेबसी से लब काट कर ट्रे उनके हाथ से लेकर कालीन पर धपसे नाराज बच्चे की तरह बैठ गई। खा लेती हूँ। रोशाना नहाकर निकलती है तो हम दोनों मिलकर खाते हैं, बस या और कुछ? वो रूठी रूठी सी बोली तो लाला रुख ने इसके चेहरे पर एक मुस्कुराती निगाह डाली और फिर नादिश को आंख मारते हुए बोली, देखो जरा कितनी ताकत है आफाक के सिर्फ नाम में ही। फिर एक ठंडी सांस भर कर बोली, नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की। और बावजूद झुंझुलाहट के हिना के लबों पर शर्मगीर सी मुस्कुराहट दौड़ गई। फिर वो बैठ के सराहने टेक लगाकर बोली, आपने भी तो खाना खाया है या नहीं? कहाँ, अभी तलाल के कमरे की सेटिंग करवा रही थी। सुकरा से अब सोचा नहा लूँ फिर खा लूँगी। तुम जल्दी से खा लो, पार्लर भी तो जाना है ना तुम्हें? हाँ बस, रोशाना अब निकलती ही होगी। बड़ी पक्की दोस्ती हो गई है रोशी से कि मोहतरमा का इसके बिना एक निवाला हलक से नहीं उतर रहा। आफी तो बेचारा मारा जाएगा। उसने उसे छेड़ा, पता नहीं लाली, कुछ लोग खुद ब खुद सदियों का सफ़र लम्हों में तय करके हमारे अंदर उतर जाते हैं। रोशाना कभी ऐसे ही लोगों में शुमार है। वो पूरी सच्चाई से बोली, फिर इनकी तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरा ख्याल था लाली कि असद मामू की बेटियां भी उन जैसी ही मगरूर और खुदसर और नक्शनी होंगी, मगर ये तो सोचते बिल्कुल ही बरअक्स है। हाँ, ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। सबिहा आपा देखने में मगरूर सी लगती हैं, मगर छूने से नरम रेशम जैसी हैं। रोशी तो बिल्कुल सबिहा आपा की तस्वीर है, उन जैसा ही महकता सा वजूद। फिर वो सर झटक कर बाथरूम के जानिब बढ़ते हुए बोली, मैं नहा लूँ नादिश, तुम जरा मेरा एक जोड़ा तो प्लीज प्रेस कर दो। इस बाथरूम में तो रोशाना गई है और आपके कमरे के बाथरूम में हुस्ना आपा। नादिश ने उसे चोटी खोलकर बाथरूम की तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से कहा, चलो फिर मैं ऊपर के पोर्शन में चली जाती हूँ। आज तो नीचे मुश्किल ही कोई खाली बाथरूम नसीब होगा। वो बाल लपेटती कमरे से निकलने लगी
تو نادش ہنستے ہوئے بولی، اوپر کے پورشن میں لڑکوں اور مرد حضرات کا قبضہ ہے، مشکل یہ ہے کہ آج آپ کو کوئی جگہ ملے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ہنس دی، یہ ہمارے خاندان کے لڑکے بھی گویا لڑکیوں کو مات دے رہے ہیں، پورا سورا سنگھار کر کے نیچے اتریں گے، لڑکیاں بیچاری تو ناحق بدنام ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔